Hi friends, today I am discuss about the Union and its territory, which is defined under the Part 1 and Article 1 to 4 of the Indian Constitution. In the previous lecture, I am just discuss about the preamble, source of Constitution, fundamental duties, and the Constitutional Assembly. It just make a overview clear for why are you study the Constitution, where from the Constitution come, and what are duties regarding the constitution for citizen. As we know that constitution is divided under the 22 parts, 12 schedule and 395 article. Today I am discussing about part 1. आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा, ना कि राज्यों का समूह। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर विवाद था। कुछ लोगों का कहना था कि इसके परंपरागत नाम भारत को रखा जाए, जबकि कुछ लोगों को मत था कि इसके आधुनिक नाम इंडिया को रखा जाए। इसके देखते हुए संविधान सभा में दोनों नामों को स्वीकार कर लिया, इंडिया दैट इज भारत। हालांकि भारत राज्यों का संघ है, परंतु अंबेडकर साहब ने कुछ स्पष्ट किया है, भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा देश एक है, जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। राज्यों का पुनर्गठन संबंधी कुछ केंद्र की कुछ शक्तियां आर्टिकल 3 में दी गई है। वह किसी राज्य से अलग भाग को अलग करके या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर किसी राज्य के भागों को मिलाकर नए राज्यों का गठन कर सकता है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है। किसी राज्य के सीमा को परिवर्तित कर सकता है। किसी राज्य के नामों को परिवर्तित कर सकता है। उपयुक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में लाया जा सकता है। ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति उसके संबंधित राज्य के विधानमंडल में उसका विचार जानने के लिए भेजते हैं तथा इसके लिए राष्ट्रपति एक समय सीमा का निर्धारण करते हैं। पुनः राष्ट्रपति चाहे तो उस समय को बढ़ा भी सकते हैं। राज्यों के दी गई समय सीमा के समाप्ति के पश्चात उस प्रस्ताव के संसद में लाया जाता है। गौर करने की बात यह है कि राज्यों द्वारा दिए गए विचार से संसद में लाए जाने वाले प्रस्ताव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। संसद में जिस सदन में इस प्रस्ताव को लाया जाता है उसे सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। उसके बाद यह विधेयक दूसरे सदन में जाता है, जहां इसे पूर्ण समान बहुमत से पारित किया जाता है। दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाने के पश्चात इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे दे तो उसी दिन नए राज्य का गठन की माना जाता है। ऐसे किसी मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, अर्थात दोनों सदन को उसे अलग अलग समान बहुमत से पारित करना ही होगा। समान बहुमत सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक सदस्य को समान बहुमत कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान हुआ। ऐसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, या तो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या वह स्वतंत्र रहें। स्वतंत्रता के समय भारतीय राज्य क्षेत्र में 552 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई। 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और जम्मू एंड कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया।
आज़ादी के बाद विशेषकर दक्षिणी भारत से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। इसे देखते हुए सरकार ने 1948 में एस.आर. धर की अध्यक्षता में प्रांत आयोग यानी लिंग्विस्टिक प्रोड्यूस कमीशन का गठन किया। यह पहली लिंग्विस्टिक कमीशन का गठन था, जो कि बाद में इसका नए राज्यों के गठन की मांग को नामंजूर कर दिया। इससे उपजे असंतोष के कारण 1948 में ही कांग्रेस ने अपने स्तर से जेबीपी कमेटी का गठन किया, जिसके 3 सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पटाभी सीतारमैया। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग स्वीकार की। इसी दौरान अलग अलग तेलुगु राज्य के निर्माण के मांग को लेकर एक व्यक्ति पोटी श्री रामल्ल 56 दिनों तक भूख हड़ताल की और शहीद हो गए। 1953 में सरकार ने आजाद अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इसके 2 सदस्य के.एम. पनिकर तथा हृदयनाथ कुंजरू थे। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की मांग स्वीकार कर ली, जिससे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलुगु 1 नवंबर 1956 में बनाया गया, महाराष्ट्र तथा गुजरात 1960 में और दादर एवं नागर हवेली 1954 में। आज़ादी यहाँ पहले पुर्तगालियों के शासन था। आज़ादी के पहले यहाँ पुर्तगालियों का शासन था। 1954 में यह आज़ाद हो गया तथा 1961 में इसे यूटी का दर्जा दिया गया। गोवा एवं दमन दीव यहाँ भी पहले पुर्तगालियों का शासन था। 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा इन तीनों क्षेत्रों को आज़ाद करवाया गया। 1962 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन एवं दीव को अलग अलग यूटी बना दिया गया। पौंडीचेरी यहाँ से पहले फ्रांसीसियों का कब्जा था। 1954 में यह आज़ाद भारत का हिस्सा हुआ। 1962 में इसे पूर्ण यूटी बना दिया गया। नागालैंड 1963 में असम से अलग करके इसे नया राज्य बनाया गया। हरियाणा, चंडीगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब से ही हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया तथा चंडीगढ़ को यूटी का दर्जा दिया गया, जो हरियाणा एवं पंजाब दोनों की राजधानी बनी है। 1966 में ही पहाड़ी क्षेत्रों को पंजाब से अलग करके हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इसके यूटी का दर्जा दिया गया तथा 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम 1975, 1947 में स्वतंत्रता के समय योगपाल वंश का शासक था। स्वतंत्रता के बाद इसे रक्षित राज्य यानी प्रोटेक्टेड स्टेट का दर्जा मिल गया। 1975 में यहाँ जनमत कराया गया तथा यहाँ के लोगों ने योगपाल शासक को समाप्त करने के लिए मत दिया। इस प्रकार सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014 को बनाया गया। 59वें संविधान संशोधन 1991 जो कि फरवरी 1992 से प्रभावी हुआ के बाद दिल्ली तथा पौंडीचेरी में विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया तथा 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली तथा पौंडीचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार मिल गया। आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2, एडमिशन और इस्टेब्लिश ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। पार्लियामेंट में बाय द लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड द कंडीशन एज इट थिंक फिट। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो
वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 4 लॉ मेड अंडर द आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental incidental or consequential matter। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामी के विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। एनी लॉ रेफर टू इन एनी आर्टिकल 2 or 3 shall contain such provision for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provision of the law and may also contain such supplemental incidental and consequential provision। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अतिरिक्त होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो तथा ऐसे अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामी के उपबंध हुए। सब क्लॉज सेकंड No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purpose of Article 368। पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इसे संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।